हूं कि सो गाइज अगेन आई वेलकम यू टू दिस सेशन। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे। गाइज मैं नितिन मिश्रा, आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और इस सेशन में हम सभी बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन पार्ट 6, यानी कि आपने अभी तक पार्ट 5 तक अध्ययन कर लिया है। ऑल्दो पार्ट 4 हैज टू बी अपलोडेड, जो कि आई गेस आप सभी को सूचना ऑलरेडी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, प्रेपोजिशन पे एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है और आप सभी इन प्रश्नों का किस प्रकार जवाब देंगे, आखिर प्रश्न का उत्तर देने का साइकोलॉजी क्या है, एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन प्रेपोजिशन में पूछता है, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर राउंड। एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एज एंड वेल विशर्स। आप यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से देखें और मुझे आंसर करने का प्रयास करें। जस्ट ट्राई वंस एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स विच अकॉर्डिंग टू यू सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। आई मीन आपको एरर कहां नजर आ रही है? अलग अलग हिस्से हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। ये सेपरेटर है जो कि अलग अलग हिस्सों को सेपरेट कर रहा है, यस और नो। एंड यू कैन सी कि आपके सेंटेंस के 4 अलग अलग पार्ट हैं, जिनमें 3 सेंटेंस के हिस्से हैं और एक नो एरर है। यू हैव टू आंसर विच अकॉर्डिंग टू यू सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, विच अकॉर्डिंग टू यू सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, everyone. So obviously after looking at the question, I guess आप सभी की नजर यहां listen पे जरूर गई होगी। listen हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन TO2 के साथ आता है, yes और no। सो हम listen के साथ to का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो बी हिस्से में एरर है, बी हिस्से में एरर है और आप यहां पर सॉरी क्षमा करना, यस बी हिस्से में एरर है और आप यहां लिसन के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है गाइस? चलो थैंक यू। अब गाइस एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने और रख रहा हूं, दैट इज ही टुक लीव ऑफ 4 days, यस और नो। तो यहां पर भी दोस्तों देखो ध्यान से, लीव के साथ ऑफ का इस्तेमाल गलत है, हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा सही होगा। हम बोलेंगे ही टुक लीव ऑफ नहीं, बल्कि ही टुक लीव फॉर, ही टुक लीव फॉर। आपको लीव के साथ यहां एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। आप बोलोगे ही टुक लीव फॉर 4 days, तो यहां प्रेपोजिशन के रूप में फॉर का इस्तेमाल होगा। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है गाइस? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, ही विल नॉट लिसन वॉट यू से। ही विल नॉट लिसन वॉट यू से। आप जल्दी से मुझे बताएं, क्या लगता है आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ट्राई वंस एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक बार आप प्रयास करो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन I guess teaching you a logic which might be asked in your examination. He will not listen. Again हमारे पास जो verb आई वो क्या आई? listen। और आप सभी ये जानते हो कि listen के बाद TO2 का इस्तेमाल किया जाता है। So what you say
ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आपको लिसन टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से, आपको यहां लिसन के बाद टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यस और नो, और बी पार्ट में एरर हो जाएगी जिसे आप टू लिखकर अमेंड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। ये कल मैंने आपको समझाया था, आपको पढ़ाया था। डिफरेंट के साथ आप सभी जानते हैं, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑलवेज यूज डिफरेंट के बाद हमेशा, याद रखना, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। सो डिफरेंट फ्रॉम आपको इस्तेमाल करना होगा। आई होप एंड एक्सपेक्ट गाइस कि आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। एंड क्विकली आप जितनी ज्यादा संख्या में प्रश्नों को हल करेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन गाइस आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जल्दी से उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए और बताइए सही प्रश्न, सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा। क्विकली आप इसका आंसर करें बेटा। इट वॉज आई who was responsible of making all the arrangements for the successful competition of his studies. So guys, जल्दी से आंसर देकर बताएं सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि हमारे पास यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल हमेशा प्रेपोजिशन फॉर के साथ आता है। यानी रिस्पॉन्सिबल के साथ ऑफ का नहीं फॉर का प्रयोग होता है, तो हम रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यानी गाइस प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित है। आप इसे अगर ये सोचे कि लिस्ट में याद करना है तो ऐसा नहीं है। आप अगर मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप रोज न्यूज़ सुनते होंगे, आप ऐसे फ्रेजेस को प्रतिदिन अपने न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। आपको हर जगह ये कॉमन फ्रेजेस हैं जो कि दिखाई देते होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, She was in the courtyard when the burglars entered into her house. अगर आप ध्यान से देखें तो आपने समझा है, मैंने आपको क्लास में ही बताया है, एंटर के साथ किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। या इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, एंटर में स्वयं अंदर आने का भाव है, अतः आपको इन या इनटू लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप एंटर्ड के साथ इन या इनटू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाइज आई होप कि आप सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा। गाइज आई होप कि आप सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा। एंड आप सभी अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। गाइज जैसे हम एंटर्ड के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे ही एम्फेसाइज्ड के साथ भी कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्फेसाइज्ड भी एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है। तो याद रखो, एम्फेसाइज एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए एम्फेसाइज्ड के साथ कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। व्हाट आई मीन इज ऑन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सभी को क्लियर है गाइस? एम्फेसाइज्ड के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होगा। नाउ
On the time of the opening ceremony of the theater, a large crowd had assembled. आपको बताना है इस क्वेश्चन का एरर किधर है, क्या एरर है इसमें, आइडेंटिफाई करना होगा। सभी को क्लियर है गाइस? चलो, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते, ये मैंने शायद फर्स्ट, सेकंड, इवन थर्ड तीनों में ही बताया। कल की क्लास में भी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन कभी भी उस वर्ब के पहले नहीं लगती जिस वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हो या जिस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट दिया हो। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कभी नहीं होता। कल के लेक्चर में भी बेटा ये पढ़ाया और शायद कल के लेक्चर में सिर्फ यही बता रहा था कि प्रेपोजिशन का प्रयोग कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, अर्थात जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो ऐसे वर्ब के बाद कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। नाउ गाइस, यहां पर कह रहा है ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी के समय की बात कर रहे हैं तो यहां ऑन का प्रयोग गलत है, एट का प्रयोग सही होगा। हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी। एट शायद ज्यादा अच्छी प्रेपोजिशन है क्योंकि आप समय की सटीकता बता रहे हो कि मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी। नाउ while they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife. अब आप ये बात तो जानते हो, आपने विद प्रेपोजिशन पढ़ी है। विद का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। आप अटैक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए वो नाइफ था, तो ये विद प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है। यस और नो? लेकिन आपने अटैक के साथ यहां जो ऑन का प्रयोग किया, ये ऑन थोड़ा सा डाउट यानी संशय में है। आखिर इस ऑन की क्या आवश्यकता है? सही मायने में पूछा जाए तो इस ऑन की कोई आवश्यकता नहीं है। अटैक खुद में एक ट्रांजिटिव वर्ब है और क्योंकि अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए हम अटैक के साथ ऑन या प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अटैक्ड देम यूजिंग अ नाइफ, सो विद अ नाइफ। उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा एंड आप आज भी इस बात को क्लियरली समझ सकते हो। अगर कोई भी वर्ब ऐसी दी है जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बैठा हो, अटैक के बाद ऑब्जेक्ट देम है, अगर वर्ब के बाद वर्ब का अपना खुद का सगा ऑब्जेक्ट दिया हो, प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के पहले आती है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आती। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वहां प्रेपोजिशन नहीं होगी। प्रेपोजिशन स्वयं अपने ऑब्जेक्ट के पहले आती है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आती। नाउ मूविंग ऑन टू, आई गेस आप सभी क्लियरली समझ गए होंगे अटैक के बाद ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा। एंड आगे कह रहा है द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। यानी अगर आप फ्रेज देखोगे तो शायद आप कल के क्लास में सीखे थे फ्रेज डिक्लाइन के बाद दिया हुआ ऑफ रॉन्ग फ्रेज है। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाई है कि अगर हम बात करते हैं वर्ब और प्रेपोजिशन का अगर कॉम्बिनेशन आया हो तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। डिक्लाइन ऑफ नहीं बेटा, याद रखना डिक्लाइन के साथ इन का इस्तेमाल होता है। डिक्लाइन के साथ ऑफ नहीं, डिक्लाइन के साथ इन का इस्तेमाल होता है। डिक्लाइन इन
ना कि डिक्लाइन ऑफ, एंड दैट इज व्हाई एरर इज इन दी ए पार्ट। और आप डिक्लाइन का ऑफ हटाओगे, इनका इस्तेमाल करोगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है गाइस आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस आप यहां पर देखो, इंटरेस्टेड इन का इस्तेमाल हुआ, इंटरेस्टेड इन का इस्तेमाल हुआ, और इंटरेस्टेड के साथ विद का होता है, यानी यहां पे गलत प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आप इसे एक लर्निंग, एक सीख समझना, याद रखना। इंटरेस्टेड के साथ सदैव विद का प्रयोग होगा, अन्य कोई प्रीपोजिशन इंटरेस्टेड के साथ नहीं आती। अगर इंटरेस्टेड कहीं भी इस्तेमाल हुआ है तो प्रीपोजिशन के रूप में विद का इस्तेमाल होगा। क्लियरली गाइस समझ आया। अगला, सुधा फेल इन द वेल। अब गाइस देखो, ध्यान से इस बात को समझो। भाई एक वेल है, भाई एक वेल है ना, घर बना दिया। और सुधा, बेटा मैं लड़की भी लड़का से ही बनाऊंगा। अब गाइस सुधा फेल, जब सुधा गिरेगी तो गिरते समय मोशन होगा, और मोशन किधर होगा? इनसाइड, यानी इनवर्ड, अंदर की तरफ गति होगी। जब गिरेगा तो अंदर की तरफ गति होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई उदाहरण ले लें तो शायद हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई अगर मैं इस पेन को इस जग के अंदर गिराऊं, इट विल फेल इन टू, क्योंकि गिरते समय, नीचे की तरफ जाते समय गति अवस्था होगी, और इसलिए इनटू का प्रयोग करना चाहिए। तो सुधा फेल इन कह देना, सुधा फेल इन कह देना दरअसल एक एरर कहलाएगी। हम यहां पर फेल इन नहीं, फेल इनटू का प्रयोग करेंगे, एंड देन वी विल बी मेकिंग इट करेक्ट। अगला क्वेश्चन गाइस, आई प्रिफर कॉफी देन टी। तो गाइस यहां पर आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूं। ये बात आप एडजेक्टिव लेसन में भी पढ़ोगे, आप प्रेपोजिशन लेसन में भी पढ़ रहे हो। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स, सम एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते, बट हम प्रयोग करते हैं टू का। जैसे प्रायर, प्रिफर, प्रिफरेबल, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इन सभी के साथ हालांकि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, देन का इस्तेमाल ना हो करके टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखें, आई प्रीफर कॉफी, प्रीफर आ गया है इसलिए देन नहीं बल्कि टू का इस्तेमाल होगा। आई प्रेफर कॉफी टू टी, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। गाइस उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन एंड नाउ, आपको मुझे बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। फ्रेज कहां है, पहले तो फ्रेज पहचानो। फ्रेज है बिजी इन। तो याद रखो, अगर आप किसी कार्य में व्यस्त हो तो हिंदी के अनुसार में का बोध होता होगा माना, हिंदी के हिसाब से में लगता है।
आप इनके बारे में ही सोचेंगे, परंतु बिजी विद सम वर्क होगा, ना कि बिजी इन सम वर्क। आपको यहां पर कंफ्यूजन हिंदी के कारण है। आप हिंदी को कुछ देर के लिए अपने घर पे छोड़ें, आप इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं। याद रखिए, अगर आप किसी कार्य में व्यस्त हैं तो इसे आप बिजी विद का प्रयोग करेंगे और ये सही फ्रेज इस्तेमाल करने के लिए होगा। अगर आप सभी नोट्स बना सके तो प्लीज बना ले बेटा। और ये समझे, ये जो एक्सरसाइज है आपका ये ज्ञान चेक नहीं कर रही है, ये एक्सरसाइज आपको वैरायटी दिखाने का एक प्रयास है कि प्रेपोजिशन में किन किन विचारों से, किन किन नजरिए से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। While crossing the road, an old man was run out by a bus। यानी इस प्रश्न को ध्यान से अगर पढ़ें तो आपको समझ आएगा, अच्छा यानी कि ओल्ड मैन क्रिकेट खेल रहा था और बस आई और बस ने कहा ओल्ड मैन तुम रन आउट हो। नहीं बेटा, दरअसल अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य की आवश्यकता किसी को रन आउट करने की नहीं है। वाक्य की आवश्यकता है कि यहां पर एक ओल्ड मैन था और सड़क को क्रॉस कर रहा था, है ना, और बस आई और बस ने इस ओल्ड मैन को कुचल दिया। है ना, ये क्रॉस कर रहा था और बस इसी को क्रॉस कर गई, है ना। While crossing the road, an old man was run over by bus। आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे, आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बस इसके ऊपर से गुजर रही है। सो गाइस, उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं, आज भी मुझे कई सारे फोन कॉल्स आए, कुछ को मैंने अटेंड किया। गाइस, आप इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं जो मैंने नोट्स मेकिंग के लिए आपको कहा है। आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे आपको मुश्किल होगी बेटा। एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन, ट्राई हार्ड टू मेक नोट्स। वीडियो एक बार देख लेने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। यू हैव टू वॉच इट आई गेस मल्टीपल टाइम्स। दैट इज वाई वीकेंड्स के 2 दिन आपको दिए थे। आई गेस आप सभी ने वो 2 दिन न जाने क्या मेहनत की। फिलहाल रन ओवर सही आंसर हो जाएगा, याद रखें, रन ओवर सही आंसर हो जाएगा। रन आउट के स्थान पे रन ओवर का प्रयोग करना होगा। रन ओवर का मतलब है कुचला जाना। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। आपको मैंने कल एक विचार बताया था, क्या विचार था मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर आपने कंजंक्शन से 2 फ्रेजेस को जोड़ा है, अगर आपने कंजंक्शन से 2 फ्रेजेस को जोड़ा है, फ्रेज 1 और फ्रेज 2, और इन दोनों में प्रेपोजिशन सेम है, तो आपको दोनों बार अलग अलग क्लियरली प्रेपोजिशन कोट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक कॉमन प्रेपोजिशन लिख करके बाकी को अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर प्रेपोजिशन सेम ना हो करके, मान लेते हैं प्रेपोजिशन सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है, अगर प्रेपोजिशन डिफरेंट है तब आपको दोनों प्रेपोजिशन को क्लियरली, सेपरेटली, इंडिविजुअली कोट करना होगा। अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप इस बात को समझ पाएंगे। लिव इन वाटर
एंड इन लैंड होगा या ऑन लैंड होगा? जवाब आएगा सर यहां इन नहीं चलेगा, लैंड के तो ऑन रहते हैं, वाटर के इन रहते हैं, वाटर के अंदर और लैंड के सतह पर। तो इन लैंड, सॉरी इन वाटर ऑन लैंड, यानी दोनों के साथ प्रेपोजिशन भिन्न भिन्न इस्तेमाल होगी, इसलिए हमें दोनों प्रेपोजिशन को क्लियरली लिखना पड़ेगा, लैंड के पहले ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। गाइस आशा करता हूं आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, और कल की क्लास में ही आपको बताया, उसी पर आधारित प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा। माई मदर इज फॉन्ड ओ डबल एफ ऑफ, ये बात आप जानते हो कि फॉन्ड के साथ ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल अनुचित है। ओ डबल एफ ऑफ दरअसल हम अलग होने के भाव यानी सेपरेशन के लिए करते हैं, और यहां पे आप दरअसल सेपरेशन नहीं बता रहे हैं, इसलिए ऑफ गलत है, ओ एफ ऑफ का प्रयोग होगा। आपने अगर कभी, जैसे मुझे जो याद है, हाथी पर जब मैंने कक्षा 5 में निबंध याद किया था, तो उसमें मैंने पढ़ा था एन एलिफेंट इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ शुगर केन। गाइज आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे किस्से होते होंगे, याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर दो और बताओ व्हाट डू यू थिंक, सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। गाइज जल्दी जल्दी आंसर करो, क्विकली आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्विकली आंसर करो और मुझे बताओ। आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, आपको बताना है सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्विकली बेटा, सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा फ्रेज है दैट इज कंट्रोल ऑन। कंट्रोल के साथ बेटा याद रखो ऑन का इस्तेमाल नहीं होता, कंट्रोल के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं होता। सभी को क्लियर है गाइस? वेरी नाइस गाइस, शाबाश दोस्तों, शाबाश, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। अब गाइस ध्यान से देखो, 2 hours दरअसल ये तो टेंस का क्वेश्चन हो गया, जैसे मानो 2 hours एक ड्यूरेशन है, आप इसे हिंदी में अवधि कहते हो, है ना, आप इसे हिंदी में अवधि कहते हो। फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम इसके साथ, है ना, सिंस के स्थान पे फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 2 hours एक अवधि है, फॉर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बैकॉन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। तो गाइस याद रखो फ्रेज यहां पर है अफेक्शन टू, है ना। आप ये बात क्लियरली जानते हो कि अफेक्शन के साथ टू का नहीं बल्कि फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अफेक्शन के साथ याद रखना फ्रॉम फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, अफेक्शन फॉर, फीलिंग फॉर, अफेक्शन के साथ फॉर का इस्तेमाल होगा, ना कि टू का। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? आप रीजन नोट करते चलना और याद रखना, दरअसल ये सारी रीजन हमारे लिए बेसिक आधार हैं, सीढ़ियां हैं, क्योंकि प्रश्न बदल सकते हैं, जज्बात नहीं बदलेंगे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, रेखा हैज अ ग्रेट एनिमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। अब गाइज आपके सामने यहां जो फ्रेज है वो है एनिमिटी। आपको बताना है एनिमिटी के साथ क्या ये प्रेपोजिशन फॉर सही है या ये गलत है। तो याद रखो एनिमिटी के साथ हमेशा टूवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आपको इसे क्लियरली समझना हो तो याद रखो, रेखा अपने भाई के दोस्तों की तरफ शत्रुता का भाव रखती है, किसी की तरफ को टूवर्ड्स कहते हैं। सभी को क्लियर है गाइस? कृपया आलस ना करें। क्या पीडीएफ मिल जाएगा? आप इससे बचना चाह रहे हैं, लिखने से बचना चाह रहे हैं? अरे आलसियों, वाई यू डू दिस? इसको सुनते ही गाइज मेरा पारा चढ़ जाता है और मुझे लगता है कि बच्चे कुछ ज्यादा ही नादान हैं। वो मेहनत करने से जी चुरा रहे हैं और इतनी जी चुराई अच्छी नहीं बेटा। आप लिखो, क्योंकि पीडीएफ मोबाइल में सेव हो जाता है बेटा, एंड जब आप लिखोगे तो उससे आपको दोबारा बोलने, सुनने, देखने का मौका होगा। ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। आप समझते क्यों नहीं इस बात को? आप विश्वास करो बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से बता रहा हूं। क्लासरूम प्रोग्राम में क्यों एक कोर्स 6 7 8 महीने में कंप्लीट हो जाता था और बच्चे कहीं ना कहीं केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देते थे? एक ही रीजन है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों ने लिखना छोड़ दिया है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं कि आप कभी भी देख सकते हो जो ऑफलाइन में नहीं देख सकते थे। बट गाइस, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो आप समझो कि अगर मैंने लिखना छोड़ा इसका मतलब है मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा। क्या आपको इंस्टाग्राम के सारे स्टेटस याद रहते हैं? पोस्ट याद रहती है? नहीं, क्योंकि आप केवल देख रहे हो बेटा। दैट इज वाई एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे बार बार कहूंगा, जो समय आपने मुझे दिया है बस वो करो जो मैं कह रहा हूं। शिकायत आप अंत में करना अगर आप कामयाब नहीं हुए तो। दोस्तों, आप लिखो, लिखने से आप उसे देखोगे, पढ़ोगे, हाथों से लिखेंगे तो वो ब्रेन में बैठ जाएगा बेटा, बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम विदाउट एनी वाटर। आई अग्री बेटा कि क्लास के दौरान अगर कुछ छूट जाता है, वीडियो दोबारा दिखने का मौका है। यही तो मुद्दा है, पढ़ाई का तरीका यही है। देखो, बच्चे ऑनलाइन तो आ गए हैं बट दे डोंट नो हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टडी का क्या प्रोटोकॉल है, शायद आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। आप ये बात याद रखो कि क्योंकि ये आपके पास वीडियो के रूप में अवेलेबल है, आप शनिवार के दिन, रविवार के दिन, देर रात, ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में, लेट नाइट, कभी भी इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। जहां से नोट नहीं बनी, जहां से समझ नहीं आया, दोबारा देख सकते हो। बट ये एफर्ट मांगता है, शायद आप यहीं पर कतराते हो। दोबारा कौन देखे? जिसे पास होना हो दोबारा देखे, जिसे समझना हो दोबारा देखे बेटा। ही थ्रू द बकेट। तो गाइज याद रखो, जब आप थ्रो कर रहे हो तो बकेट पानी की सतह पे ही रहेगी ना, या वो पानी के बाहर से भीतर चली जाएगी? नहीं। दैट इज वाई यहां पर आप इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। वो द बकेट इज इन द रिवर, आप सीधे इनका प्रयोग करेंगे कि भाई ही थ्रू द बकेट इन द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर। सभी को क्लियर है गाइस? एंड आई अग्री, एंड आई अग्री कि जो एनी है ना, इसका भी प्रयोग गलत है। जिस विद्यार्थी ने इसका आंसर दिया, मैं उसे शाबाश विद्यार्थी कहूंगा। यहां एनी का गलती निकालना बहुत बुद्धिमानी वाला निर्णय था। वाटर अनकाउंटेबल है, एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। शाबाश बेटा, शाबाश। There appears to be very little understanding among two brothers. अब गाइस, अगर कोई क्लास 3 का बच्चा भी होगा तो भी वो समझ जाएगा कि भाई अमंग का इस्तेमाल टू के साथ, शेम शेम, पॉपी शेम, ये तो आसानी से पता कर सकते हैं।
अमंग नहीं, यहां बिटवीन का इस्तेमाल होना चाहिए। अमंग नहीं, बिटवीन का इस्तेमाल होना चाहिए। नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। आपको बताना है सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए। शी वॉज एंग्री ऑन मी, तो गाइज याद रखो एंग्री विद, ना कि एंग्री ऑन। एंग्री के साथ दो फ्रेजेस बनते हैं, याद रखना। अगर व्यक्ति है, पर्सन है, तो एंग्री के साथ विथ का इस्तेमाल, और वस्तु है तो एंग्री के साथ एट का इस्तेमाल होगा। यानी एंग्री विद समबडी और एंग्री एट समथिंग। एंग्री एट वस्तु, एंग्री विद व्यक्ति। अगर मैं तुमसे नाराज होऊंगा तो आई एम एंग्री विद यू। अगर मैं तुम्हारी शरारतों से नाराज हूं तो अब यहां पर एट का इस्तेमाल होगा। He got a prestigious job though he was not worthy for it. तो गाइज आप मुझे बताएं सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। कौन सी प्रेपोजिशन यहां उचित आपको लग रही है? क्विकली आंसर करें एंड मुझे बताएं विच अकॉर्डिंग टू यू सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। He got a prestigious job though he was not worthy for it. तो याद रखो वर्दी के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। वर्दी के साथ ऑफ का इस्तेमाल अनुचित है। वर्दी के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्दी ऑफ इट। एवरीवन, इज दिस क्लियर? नोट डाउन कर लेना बेटा, वर्दी के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। वर्दी के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। वर्दी के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस वर्दी के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। सभी को क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He described about the incident in a very interesting way. Do you think इसमें एरर है? हमारे पास बेटा नो एरर का भी ऑप्शन है। याद रखो हर क्वेश्चन में एरर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो पढ़ाई है, कोई जी हजूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि एरर है तो ही आंसर करें हाँ सर एरर है ABC, अन्यथा कह दे डी सर कोई गलती नहीं है सर नो एरर है। सो गाइज उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। हमारे पास यहां पे जो फ्रेज है ना डिस्क्राइब के साथ अबाउट का, आप यहां पर देखो और प्रश्न करो ही डिस्क्राइब्ड व्हाट। अगर मैं इसे प्रश्न पूछ लूं ही डिस्क्राइब्ड व्हाट, तो आंसर आएगा इंसिडेंट। और आप जानते हो कि अगर व्हाट का आंसर आ जाए यानी ये है ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे हम पता कैसे लगाएंगे कि सर वर्ब ट्रांजिटिव है। 100 बार बता दिया है, अब मैं खुद हल कर रहा हूं। डिस्क्राइब से पूछा व्हाट, अगर व्यक्ति हो तो हम पूछेंगे whom। अगर आंसर आ जाए तो जो आंसर आए वही ऑब्जेक्ट होगा। क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? जवाब है यस। तो ये वर्ब कैसी हुई? ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव। और आप जानते हो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। यानी आप अब कह दोगे सर यहां डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है अतः प्रेपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल नहीं होगा। अब वो जो बैक बेंचर्स है ना जो ऊपर से हैंड रेस करें सर 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 कैसे कैसे सर ट्रांजिटिव कैसे है सर, अभी बताया इस वर्ब से क्वेश्चन पूछो व्हाट, व्यक्ति हो तो whom, आंसर आ जाए भाई ही डिस्क्राइब्ड व्हाट द इंसिडेंट,
यानी ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। किसका, वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है, कौन सी वर्ब का ऑब्जेक्ट देता है, कौन सी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये वर्ब कैसी है, विद ऑब्जेक्ट वाली, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती। आसानी से आंसर कर दो बेटा। डिस्क्राइब के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, माई फादर डील्स विद गारमेंट। आप जानते हो भाई, डील विद का मतलब होता है मैनेज करना, संभालना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। आपके पिता कपड़ों को संभालते हैं या कपड़ों का व्यापार करते हैं, क्या सही वाक्य होगा। तो भाई डील के साथ अगर व्यापार करने का भाव देना है तो आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर विद गलत है, हम डील के साथ विद नहीं बल्कि इनका प्रयोग करेंगे अगर हम डील के साथ व्यापार करने का भाव देना चाहते हैं तो, है ना। ओके, थैंक यू। So guys, next question. I can't deal from those unruly student. विद्यार्थियों को डील करने का मतलब है उन्हें संभालना, उन्हें मैनेज करना, उन्हें शांत करना। जैसे आप जब चैट बॉक्स में शरारतें करते हो तो मैं कहता हूं गाइस संभल जाओ वरना मैं क्लास एंड कर दूंगा। आपको लगता है यार सर नाराज हो जाएंगे, यार सर नाराज हो जाएंगे। यानी जब हम किसी को संभालते हैं, मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं तो उसको हम डील विद कहते हैं। तो याद रखो, डील विद का अर्थ होता है जब आप किसी को संभालते हैं। तो डील फ्रॉम नहीं, हम डील फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे डील विद का इस्तेमाल। सभी को क्लियर है। डील विद का अर्थ होता है संभालना, या फिर आप इसे कह सकते हो सामंजस्य बैठाना, मैनेज करना, नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, है ना, ये भी है। नियंत्रित करना, ये भी इसका अर्थ आएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, देखो बेटा, दरअसल क्या है ना कि अब जमाना बदल चुका है और शिक्षक अपने विद्यार्थियों के ऊपर अपना क्रोध कभी दर्शाता है। केवल शिक्षक ही नहीं, क्रोध उस व्यक्ति को आता है जो शायद सामने वाले के ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। यानी अगर मुझे ऊपर से डांट पड़ रही हो और मैं ऊपर अपनी खुन्नस नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं अपने नीचे के स्तर पर क्रोध दर्शाऊंगा। परंतु वास्तविकता यह है कि मुझे जब कोई डांटता नहीं, मुझे सभी सम्मान से डील करते हैं, तो मैं झूठ मूठ का क्रोध क्यों करूं। आप नासमझी करते हो तो क्रोध आता है, परंतु फिर मुझे बचपन की बात याद आती है कि बच्चों की इज्जत है जैसे मेरी इज्जत है, तो मैं आपको ठीक वैसे ही डील करता हूं जैसे मैं चाहता हूं अन्य व्यक्ति मुझे डील करें। और मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए आप पर नाराज क्यों होऊंगा। अगर कोई गलती है तो बताऊंगा, पर रूठना मनाना क्यों होगा बेटा। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। और इसके लिए गाइज मुझे लगता है आप सभी पहले से तैयार हो। हमारे पास दो प्रीपोजिशन है। पहली प्रीपोजिशन है इन स्पाइट और दूसरी है डिस्पाइट। इन स्पाइट के साथ याद रखो ऑफ का इस्तेमाल होता है, ये पेयर इन स्पाइट ऑफ, और डिस्पाइट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। तो याद रखें डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। सभी को क्लियर है गाइस, सभी को क्लियर है। डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट दोनों सेम प्रेपोजिशन है
ऑफ हमेशा इन स्पाइट के साथ लगता है, या तो मैं यहाँ पे इन स्पाइट लगा दूं या तो ऑफ हटा दूं, दो रास्ते मेरे पास बचते हैं। अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। अब गाइज याद देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं प्रेपोजिशन के। मैरिड विद, तो याद रखो दरअसल एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हम कभी भी मैरिड के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप मैरिड विद का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी दो फ्रेजेस आपके सामने आते हैं। पहला फ्रेज आपके सामने आता है मैरिड बाय। अक्सर लोग पैसिव वॉइस में बाय लगाते हैं, पर यह गलत है। याद रखना सही फ्रेज होता है मैरिड विद। यानी अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं, रेखा वॉज मैरिड, तो मैं बाय नहीं लिखूंगा कि रेखा वॉज मैरिड बाय, मैं बोलूंगा रेखा वॉज मैरिड विद अशोक लास्ट मंथ। तो मैरिड विद होगा पैसिव वॉइस में, लेकिन ये बात आप याद रखो, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। यानी अशोक मैरिड रेखा, रेखा वॉज मैरिड विद अशोक, ऐसा। सभी को क्लियर है? हां जी, आप यहां पर चाहो तो विद के अलावा टू भी लगा सकते हो, वेरी नाइस, ये भी अच्छा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर विद और टू दोनों का आंसर हमने सुना है, कब हम क्या लगाते हैं? तो याद रखो, सामान्य तौर पे हम मैरिड के साथ टू लगाएंगे, लेकिन अगर उदाहरण दे रहा हूं, अगर कभी मान लो किसी वीडियो की शादी हुई जिसकी दो बच्चे थे, जैसे जैसे आप जानते हो कि सलमान खान की भाभी कौन है, आप बता सकते हो? सलमान खान की भाभी यानी कि अरबाज खान की वाइफ। शी हैड चिल्ड्रन, बट आफ्टर बीइंग separated or having been separated by Arbaz Khan, Malaika Arora Khan is now planning to married with an actor। क्या आप उस एक्टर का नाम जानते हो? तो गाइज उम्मीद है आप पहचान पा रहे हो कि मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, कि मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। यस और नो? तो गाइस याद रखो कि अगर कोई महिला जिसके बच्चे हों, उसकी अगर बच्चों सहित किसी दूसरे व्यक्ति से शादी हो रही है जिसे वो अपने पिता के रूप में, अपने बच्चों के रूप में स्वीकारेगा, वहां मैरिड विद होता है। और इन जनरल मैरिड टू होता है। जैसे मैं अगर इसका पैसिव बनाऊं तो मैं बोल दूंगा रेखा वॉज मैरिड टू अशोक, रेखा वॉज मैरिड टू अशोक। और रेखा के अगर बच्चे भी हों तो आप बोल दो कि रेखा वॉज मैरिड विद अशोक, है ना, इस तरीके से। हाँ जी, अर्जुन कपूर। तो यहां से आपको विद हटाना पड़ेगा बिकॉज एक्टिव वॉइस है। द अर्थ एटमॉस्फेयर, अब देखो कंप्राइज आ गया, यहां भी बहुत सिंपल सा है। हमारे पास यहां पर एक शब्द है कंप्राइज, और एक बेटा और हमारे पास वर्ब है दैट इज कंसिस्ट। तो याद रखो कंसिस्ट के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, और कंप्राइज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। या तो आप यहां पे कंसिस्ट ऑफ कर दो, या तो आप ऑफ हटा दो, कंप्राइज को लिखो। इस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। द कोर्ट हेल्ड द लोकल एमएलए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी और नो एरर। ये प्रश्न तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आंसर दो और बताओ क्या लगता है करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एरर हो ऐसा जरूरी नहीं। आप पता लगाएं एरर है नहीं है और मुझे आंसर दें। सो गाइज, it is your time to try hard if you can find the error. Okay, thank you guys, thank you so much. So after going through the statement, I believe you can clearly understand कि यहां पर और दिया है कंजंक्शन। कंजंक्शन के पहले हमारे पास कुछ फ्रेज दिए हैं, लॉस और डैमेज। थोड़ा और आगे बढ़ जाएं अगर, तो हमको यहां पर एक और प्रेपोजिशन दिख जाएगी, दैट इज टू, है ना गाइज। अगर आप ध्यान से देखो तो आप रियलाइज करोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो आप रियलाइज करोगे कि आपने कंजंक्शन के द्वारा दो अलग अलग नाउन्स को जोड़ा है जिनके साथ आपने केवल एक ही जगह प्रेपोजिशन लिखी है टू। इसका मीनिंग ये निकलता है शायद ये टू डैमेज के साथ भी जाएगा, शायद यही टू लॉस के साथ भी जाएगा। ये संरचना कुछ ऐसी ही होगी, तभी शायद एक बार प्रेपोजिशन लिखी है। लेकिन आप जानते हो लॉस टू नहीं होता, लॉस के साथ तो ऑफ लगता है, लॉस ऑफ। यानी डैमेज की प्रीपोजिशन अलग है, ऑफ एक दूसरी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल रखता है। हमें दोनों प्रेपोजिशन को क्लियरली मेंशन करना होगा, इसलिए यहां पर हम लॉस के बाद ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके लॉस ऑफ और डैमेज टू दोनों के सेपरेट प्रेपोजिशंस हमें क्लियरली दिखेंगे। हमको लॉस के बाद ऑफ का प्रयोग करना होगा। गाइज आपको क्लियरली समझ आया? गाइज आपको क्लियरली समझ आया? एंड मुझे अपना अनुभव भी बताएं कि क्या आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला? जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसी के क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूं। क्या आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है? Thank you everyone, thank you so much, thank you so much. I'm trying my level best to give you the correct approach of handling any question. And guys, do let me know if you are comfortable in my language, because I'm trying to teach you in bilingual and my content is also, I guess, is suitable for you. If any one of you has a query regarding the language I use, I guess you should understand the importance of English understanding, writing and listening, because in your SSB interview you will require these very abilities where everyone is, competent in English, and you have to conversate, you have to reply, you have to talk in using the same English language. So during our course, if I tried, or if we together tried, we united together and we tried together to become a communicator of English language or to study in the same language, obviously it is a nice opportunity for us कि हम हिंदी में बात थोड़ा करें और इंग्लिश में भी थोड़ा बात करें। एंड ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि सर मुझे भाषा से दिक्कत है। हिंदी में इंग्लिश पढ़ना मूर्खता होगी।
उससे भी बड़ा हिंदी में इंग्लिश पढ़ाना मूर्खता होगी। हालांकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में होंगे जिनको हिंदी प्रेफरेबल है। बट बेटा ये आपकी कंफर्ट जोन है, आप जितना जल्दी इस कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ये आपके लिए बेटर होगा। So let's have the next question and the question is right here. He was debarred. अब देखो, if you want to solve a question you need not learn every rule. Trust me guys, if you are just able to identify the meaning of a statement only by recognizing or understanding the meaning, आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। See, the question says, in the parliament there was a monsoon session, yes or no, and from this session he was debarred, means he was put outside, यानी उसे इस सेशन को अटेंड करने से मना किया गया, उसे बाहर कर दिया गया, उसे रोक लगा दिया गया कि तुम ये सेशन अटेंड नहीं करोगे, तुम्हें इस सेशन से डिबार किया जाता है, बेदखल किया जाता है। और क्योंकि आप एक सोर्स से, मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट सोर्स है, इस सोर्स से किसी को दूर कर रहे हैं, आप टू का नहीं फ्रॉम का इस्तेमाल कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियरली समझ आया होगा। आप किसी को पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड करने से बाहर कर रहे हैं, डिबार कर रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं, तो टू का नहीं फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। गाइस कल मेरी क्लास होगी बेटा, कल मेरी क्लास होगी। हो सकता है इवेंट अभी शेड्यूल ना हुआ हो, कल मेरी क्लास होगी बेटा। We will have to await for the result as the management is on strike. तो गाइस याद रखना, दो हमारे पास शब्द हैं। पहला शब्द है वेट, दूसरा शब्द है अवेट। याद रखो वेट के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, अवेट के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। वेट फॉर, अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं। तो गाइज अब आप चाहो तो यहां पर अवेट फॉर की जगह वेट फॉर लिख दो, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन लिखनी है तो आपको वेट का इस्तेमाल करना होगा। सभी को क्लियर है? नाउ he should refrain to associate himself with the party because people have faith in his integrity. Now so guys he should refrain, याद रखो refrain के साथ, याद रखो refrain के साथ हमेशा from का इस्तेमाल होता है। refrain के साथ हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, रिफ्रेन टू नहीं, रिफ्रेन फ्रॉम। और अगर प्रेपोजिशन आई है तो आप जानते हो कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहां एसोसिएट के साथ भी आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी। Yes or no? Refrain from associating himself with any party. Refrain from associating, याद रखो associate के साथ ing भी लगेगी, क्योंकि from अगर preposition है तो preposition के बाद verb ing आना तय है बेटा। दो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आप। Is this clear? So guys
today here only I am trying to wrap up this class, and we'll see you in the next class. I hope and expect कि आपको प्रश्न से ये पता चला होगा कि आपने क्या सीखा और परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. If you have any query, you can write me on WhatsApp 9889601589, or you can DM me in Instagram. That is Nitin Mishra VNS is my Instagram handle. How was the session? आपको आज का सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें. अपना प्यार मुझ तक इसी प्रकार से पहुंचाते रहें. अगली क्लास में मिलते हैं. Have a great and fantastic academic journey. Do well in the exam. Work harder, work smartly, and I am Nitin Mishra, and I will see you all in the next class. Thank you so much, guys. Jai Hind. Take care. Bye bye. आप प्लीज़ गाइज कुछ वीडियो ज़रूर पोस्ट करें और मुझे भी भेजें. आप पढ़ रहे हों, पढ़ते समय स्टडी टेबल पे आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे हमारे इस लेक्चर को लगाएं और शूट कर लें दूसरे मोबाइल से. ऐसे प्रमोशन के वीडियो ज़रूर भेजें. मैं इसको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डालूंगा. आप चाहें तो आप भी पोस्ट कर सकते हैं और ऐड मी एज अ कोलैबोरेटर. मैं सारे कोलैबोरेशन स्वीकारूंगा. गाइज उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे और अपने टीचर को आगे प्रोत्साहन देंगे. सो सेशन को प्लीज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर देना. ये ऐसे शेयर नहीं होगा, आप इसकी वीडियो बना लेना एंड देन शेयर इट. हैव अ ग्रेट डे गाइज. जय हिंद, जय भारत.